जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अवैस सलीम और मेरे साथ हैं जावेदुर रहमान इस्लामाबाद से। और जैसे आप देख रहे हैं, हमारे ख़ास मेहमान आज फ़हद हुसैन हैं इस्लामाबाद से। फ़हद साहब हमारे तो सीनियर कुलीग रहे हैं। हमने इनसे बहुत कुछ सीखा है टीवी में। सहाफ़त में इन्होंने बहुत सारा अरसा गुजारा, तकरीबन 3 दहाइयाँ। उसके बाद अब ये सियासत के जो कारज़ार है, मैदान कारज़ार उसमें चले गए हैं। सो इनसे उसकी वजूहात भी पूछेंगे, सियासी मैदान में आजकल क्या हो रहा है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं ये ऐलान करना भी ज़रूरी समझता हूँ कि हमारा जो एएसएम टुडे का प्लेटफ़ॉर्म है, ये एक कोलैबोरेशन में दाखिल हो गया है नया दौर के साथ। एक बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है और अब हमारा कंटेंट आप वहाँ भी देख सकेंगे। और उस सिलसिले का भी ये एक पहला प्रोग्राम है जो हर सोमवार और मंगल शाम 7:30 बजे आप नया दौर के प्लेटफॉर्म पे भी देख सकेंगे। बाकी दिनों में आप इसे हमारे जो एएसएम टुडे का प्लेटफॉर्म है उस पर देखा करेंगे। तो आप दोनों को ट्यून करें। तो विदाउट फर्दर अडू, फाद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। मुझे पता है कि आपकी मसरूफियात बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं आजकल। तो बहुत मैं शुक्रिया शुरू कर अपना अवैस साहब जावेद साहब दोनों का। बड़ी खुशी हो रही है कि आप के साथ आज गुफ्तगू होगी। और आपका जो नया प्लेटफॉर्म जहां आज आप लॉन्च कर रहे हैं उस हवाले से भी आपको मुबारक हो। ये आपका बिल्कुल। जो अच्छा कंटेंट है और एक मेच्योर डिस्कशन है, ये उसका सबूत है और एक्नॉलेजमेंट भी है। सो बेस्ट विशेस। बहुत शुक्रिया। तो हम जो ये जो सियासी माहौल है आजकल, उससे शुरू करते हैं। ये गुफ्तगू दो हिस्सों पर मुश्तमिल होगी। फाद साहब, अगर मैं आपसे स्ट्रेट अवे ये पूछूं कि आपके ख्याल में ये जो पिछले 8-9 महीने इस हुकूमत ने गुजारे हैं, क्या आपको लगता है कि हुकूमत अब ट्रबल्ड वाटर्स से निकल आई है, या आने वाले दिन आपको लगता है कि ज्यादा मुश्किल होने वाले हैं लीडिंग अप टू इलेक्शंस? देखिए, मेरे ख्याल में इसमें तो कोई शक नहीं है कि इस वक्त सूरत हाल चैलेंजिंग है। और कई महीने से है, पॉलिटिकली भी और इकोनॉमिकली भी। अब इसको देखना ऐसा है कि जब ये गवर्नमेंट आई अप्रैल ऑफ 2022 में, तब से लेकर मामलात और हालात जो हैं वो किस तरीके से अनफोल्ड किए हैं और आज वो कहाँ पे खड़े हैं, तो अगर आप उसका मवाजना करें तो मुझे ही लगता है, पहले मैं पॉलिटिकली आपसे बात करता हूँ। पॉलिटिकली 7 महीने मुश्किल गुजरे हैं और उसकी बुनियादी वजह यह है कि इमरान खान साहब ने ये फैसला किया कि अगर उन्हें इलेक्शन नहीं मिले जो जिसका वो मुतालबा कर रहे थे, तो हर हवाले से वो मुल्क हुकूमत के लिए और मुल्क के लिए मुश्किलात पैदा करेंगे। और वो हमें नजर आया, चाहे वो लॉन्ग मार्चेस हों, चाहे वो धरने की कोशिश हो, चाहे वो उस तरह के बयानात हों जिससे ये लगे कि जनाब मुल्क दिवालिया होने जा रहा है, चाहे वो असेंबली डिसॉल्व करने का मामला हो। तो यानी बेसिकली वांटेड टू कीप द पॉट बॉइलिंग। अब सूरत हाल ये है इस वक्त जो मुझे नजर आ रही है कि जो दो चीजें बिल्कुल क्लियर हुई हैं। पहली चीज, मेरे ख्याल में खान साहब हैज पीक्ड। वो पीक कर चुके हैं, चाहे वो पॉपुलैरिटी हो, चाहे वो उनकी पॉलिटिकल लीवरेजिंग हो, चाहे वो उनका इन्फ्लुएंस हो इन टर्म्स ऑफ जो वो बयानियां लेके चल रहे हैं। वो पीक कर गए हैं। पीक के बाद अब उनका ग्रेजुअल डिक्लाइन शुरू हो गया है। अच्छा, अब इसका जाहिर बात है कि आप कहेंगे कि जी इसका आपके पास सबूत क्या है, तो सबूत तो कोई नहीं है। मेरी ये असेसमेंट है, सबूत तो इलेक्शन ही होते हैं। दूसरी चीज ये है कि उनके पास जो पॉलिटिकल ऑप्शन है वो मेरे ख्याल में अब आहिस्ता आहिस्ता खत्म होते जा रहे हैं। ये डिसोल्यूशन वाला आखिरी हरबा था। ये भी आप देख रहे हैं कि इसमें मामला जो हैं वो कुछ खटाई में पड़ते नजर आ रहे हैं फिलहाल। तो पॉलिटिकली हालात गवर्नमेंट के लिए बेहतर हो गए हैं। इकोनॉमिकली चैलेंज है, लेकिन मेरे ख्याल में आईएमएफ से मुज़ाकरात एडवांस स्टेज पर हैं। और ये भी क्रिसमस हॉलीडेज के बाद जब ये मीटिंग होगी होपफुली, और जब वो आईएमएफ का मामला तय पा जाएगा, तो मेरे ख्याल में वो जो एक स्ट्रेस है उसमें भी खातिर खा कमी हो जाएगी। बिल्कुल। और सियासत और इकोनॉमी जो है वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जब आप ये कहते हैं कि खान साहब जो हैं ही हैज पीक्ड, तो आपके ख्याल में वहां तक तो समझ आती है कि जो डिमांड्स उनकी थी वो पूरी नहीं हो सकी। उन्होंने बारहा कोशिश की, बैकग्राउंड मुज़ाकरात भी उन्होंने करने की कोशिश की। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस गुजरते वक्त के साथ उनकी मकबूलियत में भी कमी हुई है? क्योंकि हमें तो वो बढ़ती हुई नजर आती है और ऐसे लगता है कि हुकूमत अगर ये महंगाई का मसला हल ना कर सकी तो शायद इलेक्शन तक ये मजीद बढ़ेगी। देखिए वैसे उसमें ना, इसको मैं दो जावियों से देखता हूँ। पहला तो ये है कि खान साहब की अपनी मकबूलियत, जो उन्होंने कमाई
जब से उनको हुकूमत से, इक़्तिदार से बाहर निकाला गया। हम्म, तो एक उसकी वजह ये थी कि उन्होंने जो एक बयानिया इस्टेब्लिश किया, मैं उस पर बात करता हूँ, जिससे लोगों को उनके उनके सपोर्टर्स में और शायद बहुत सारे और लोगों में ये एक 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 तासुर मिला कि जी खान साहब के साथ बड़ी ज्यादती हुई है। हम्म, तो एक तो वो उस बयानिए ने उनकी जो मकबूलियत है उसको जनरेट किया। दूसरा, मुश्किल हालात, जो मुश्किल फैसले जो असूलन खान साहब को करने चाहिए थे जब वो हुकूमत में थे, उन्होंने नहीं किए, मजबूरन पीडीएम की गवर्नमेंट को करने पड़े, जिससे महंगाई में और इजाफा हुआ। और उससे बाय डिफॉल्ट खान साहब का जो 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 भी पॉपुलैरिटी थी उसमें इजाफा हुआ। ये दो सेपरेट चीजें हैं। हम्म, अब उसमें जो पहला वाला था, जो उनका बयानिया था, मेरा यह मानना है कि वो बयानिया क्योंकि अब कोलैप्स कर रहा है, हम्म, यानी वो साजिश का बयानिया कोलैप्स कर गया, उसमें कुछ भी नहीं था, कोई अमरीकी साजिश नहीं थी, इस्टेब्लिश हो गया। अब वो खुद भी उससे पीछे हटते हमें नजर आ रहे हैं। दूसरा जो उनका बयानिया था कि जी मेरे खिलाफ जो है ये पूरा एक गैंग अप हुआ है और इस खरीदो फरोख्त करके मुझे निकाला गया है मेम्बरान की, उस पर भी कोई सबूत नहीं आ सका। तो जो बेसिक उनका जो एक द लेग्स फॉर दैट दोज नैरेटिव हैव गॉन वीक, उसकी वजह से आज जो एकदम जो फ्लेयर अप हुई थी उनकी पॉपुलैरिटी, उसमें लोग आज भी कहते हैं कि हाँ जी देखें वो चले हुई थी ज्यादती, लेकिन बस वो साजिश तो नहीं थी ना जी, बस उनको निकाल के बाहर कर दिया। तो एक वो वाला जो नैरेटिव का जो 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 सेक्शन है वो हो गया वीक। और उसकी वजह से मेरे ख्याल में जो उनको एकदम एक बूस्ट मिला था, वो बूस्ट अब बहुत हद तक कम हो गया। दूसरा है महंगाई वाला। महंगाई बिल्कुल है, और वो इसलिए है क्योंकि वो मुश्किल फैसले हमें करने पड़ रहे हैं। मेरे ख्याल में हुकूमत के लिए अब चैलेंज ये है कि अगले 6 7 8 महीने में मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को रिस्टोर कर कर और फिर इस तरह के कुछ फैसले किए जाएं जिससे ये जो महंगाई का मामला है ये कम हो, क्योंकि जाहिर बात है इलेक्शन ईयर में आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते। तो वो चैलेंज है। लेकिन पहला वाला जो चैलेंज था कि उनका अपना बयानिया, वो मेरे ख्याल में मांद पड़ रहा है, उसकी वजह से खान साहब की जो पीक है वो ऑलरेडी हिट हो चुकी है। अच्छा, आप फवाद क्योंकि साहब ये जावेद साहब, मैं अगर एक सवाल इस ज़िमनी पूछ लूं, आप वजीर आजम साहब के स्पोक्समैन भी हैं, और वजीर आजम कई बार ये कह चुके हैं कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। इमरान खान साहब ने भी कई दफ़ा ये इंडिकेट किया कि हम सदर अलवी के ज़रिए बातचीत करते रहे हैं, लेकिन हमें वो कुछ नहीं मिला जो हम चाहते थे। तो डेडलॉक कहाँ पे आया, अगर मैं आपसे पूछूं? देखिए डेडलॉक ये है, ये तो जहन में रखे ना कि स्टेबिलिटी गवर्नमेंट के इंटरेस्ट में है, हम्म, हर गवर्नमेंट के इंटरेस्ट में होती है। सिर्फ एक एक्सेप्शन है, वो थी पीटीआई खुद। जब वो गवर्नमेंट में थे तो वो खुद इंस्टेबिलिटी क्रिएट किया करते थे, जो एक अनोखा एक उनका जो एक पहलू है एज 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 अ गवर्नमेंट। बट एनीवेज, इस वक्त जाहिर बात है पीडीएम की गवर्नमेंट को स्टेबिलिटी सूट करती है। हम्म, जो भी इकदाम उस स्टेबिलिटी को लाने में मदद करेगा वो करने में तैयार है। हम्म, और उसमें मुज़ाकरात का इकदाम जो है वो बिल्कुल सूट करता है गवर्नमेंट को। तो चुनाचे ये तो मुमकिन ही नहीं है कि गवर्नमेंट जान के डायलॉग ना करे। हम्म, अच्छा, अब लेकिन डायलॉग के लिए आपको दो साइड्स को प्री कंडीशंस के बगैर टेबल पे आके बैठना पड़ता है। हम्म, और खास तौर पे ऐसे वक्त में जब एक फरीक की बार्गेनिंग पोजीशन कमजोर है। हम्म, वो बार्गेनिंग पोजीशन खान साहब की कमजोर है, क्योंकि वो 7 महीने से 8 महीने से उन्होंने हत्तुल इम्कान कोशिश कर ली कि वो इलेक्शन जो है वो करवा लें जल्दी में, उनको नहीं मिले। हम्म, अब जो वो धरने, धमकियों, जलसों से जो चीज वो हासिल नहीं कर सके, उनको कोई तोहफा तो देगा नहीं वो। अब उन्हें हम्म, मुज़ाकरात में आने के लिए कुछ चीजें छोड़नी पड़ेंगी। और उसकी पहली चीज ये है जो उन्होंने लगाई लगाई भी है कि जी पहले आप इलेक्शन की डेट दें, फिर मैं मुज़ाकरात की टेबल पे आऊं। हम्म, ये तो नहीं हो सकता, वो उनको पहले नहीं मिली, अब भी नहीं मिलेगी। हम्म, ये बिल्डिंग ब्लॉक, ये स्टम्बलिंग ब्लॉक अगर वो हटाते हैं तो सौ बिस्मिल्लाह, गवर्नमेंट इज रेडी। हम्म। फवाद और साहब ये जी जी जावेद साहब। जी फवाद साहब, वैसे तो आपका परसों का आर्टिकल पढ़ लें तो ये सारी चीजें बड़ी क्लियर आपने लिखी है उसमें। मैं लेकिन उसमें आपने एक तो क्वेश्चन भी छोड़ दी है। एक तो आपने वहां से शुरू किया नो कॉन्फिडेंस से, और आखिर पे हाफ बेक पॉलिटिक्स पे आपने आके बात खत्म की, और अगले 7 मंथ्स में खान साहब को आपने एक मशवरा कह लें या उसे कह लें कि आपने सजेशन दी है उसमें कि अगले 7 महीने जरा इंतजार कर लें, जरा चीजों को स्टेबल होने दें, फिर उसके बाद जो आप अब आपकी गुफ्तगू से भी ये हम इस किस्म का इशारा मिल रहा है कि अर्ली स्नैप पोल्स की तरफ ना जाया जाए और थोड़ा सा इंतजार कर लिया जाए। तो जरा थोड़ा सा ये बताएं कि
खान साहब जो ये सोच रहे हैं कि अर्ली इलेक्शन हो जाएंगे और इन दो असेंबलियां, अगर वैसे तो अब टूटती हुई नजर नहीं आ रही, तो अगर वो क्यों ये सोच रहे हैं कि मैंने यहाँ दोबारा से 2/3 मेजोरिटी से वापस भी आ जाना है और मेरी मकबूलियत का ग्राफ मजीद बढ़ेगा। जावेद साहब, जब हम शुरू के दिनों में ये अवैध साहब को अच्छी तरह मालूम होगा कि थिंक जब ये भी करते थे और मेरा भी बड़ा अरसा गुजरा है, तो जमाने में एक टर्म हम यूज किया करते थे कि ख्वाहिश को खबर बनाना। और बहुत सारे हमारे ऐसे कॉलीग्स थे जो ख्वाहिशात की बुनियाद पे खबरें बना लेते थे, और वो अलग बात है कि वो छप भी जाती थी और अगले दिन फिर सुबह फिर हम सर पकड़ के बैठे होते। तो खान साहब ख्वाहिश को खबर बनाना चाह रहे हैं। वो ये समझते हैं कि मैं कहूंगा, मैं जोर से कहूंगा, मैं ऊंचा कहूंगा और मैं बदतमीजी से कहूंगा तो मुझे इलेक्शन मिल जाएंगे। उन्होंने वो ट्राई सारी कोशिश करके देख ली, उनको नहीं मिले। अगर उनको अभी तक नहीं मिले तो इस बात का इम्कान बड़ा कम है कि कल को हुकूमत जो है वो कहेगी अच्छा चलें जी, अब आपने इतना कोशिश कर ली तो ये मैं हमारी तरफ से तोहफा ले लें। ये नहीं होगा। ये क्यों नहीं होगा जावेद साहब? क्योंकि उसके पीछे एक बिल्कुल सिंपल सी लॉजिक है। लॉजिक ये है कि गवर्नमेंट को टाइम चाहिए। गवर्नमेंट ने अपना पॉलिटिकल कैपिटल ब्लीड किया है, बर्न किया है। क्यों किया है? क्योंकि उसके बगैर पाकिस्तान जो है कि इकोनॉमी डिफॉल्ट की तरफ जा रही थी। दे हैड टू गो इनटू द आईएमएफ प्रोग्राम एंड रिस्टोर दैट प्रोग्राम, जो कि खान साहब ने जिसको सैबोटाज किया था। अब दूसरी ट्रांश आ रही है, उसमें भी जाहिर बात है हमें आईएमएफ की कुछ कंडीशनैलिटीज को मानना होगा, जिससे मुश्किल हालात कुछ पैदा हो सकते हैं। तो गवर्नमेंट को टाइम चाहिए इन चीजों को ठीक करने के लिए, और ये मंतक बनती भी है। चुनाचे जल्दी इलेक्शन गवर्नमेंट को किसी तरीके से सूट नहीं करते, पहली बात। दूसरा, एज ए पाकिस्तानी भी आप देखिए, इलेक्शन हम क्यों करवाना चाह रहे हैं? हम इसलिए करवाना चाह रहे हैं कि जी उससे ये जो मामला हैं ये सुलझें। लेकिन इलेक्शन से मामला तभी सुलझेंगे जब तमाम फरीक जो हैं वो उन इलेक्शंस को माने। ठीक है। अगर वो मानते ही नहीं है तो ये अगले 5 साल फिर ये झगड़ा होगा। वो इलेक्शंस मानने के लिए आपको कुछ इस्लाहात करनी, आपको रूल्स ऑफ द गेम बनाने हैं जिसमें सब अग्री करें। उसके लिए टाइम चाहिए, और उसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वापस पार्लियामेंट में आने की जरूरत है, ताकि वो बैठें, बाकायदा इस्लाहात करें, अग्री करें कि ओके नाउ वी अग्रीड इस इन रूल्स के तहत जो इलेक्शन होंगे हम सब मानेंगे। तभी वो इलेक्शन जो है वो उस मसले का हल है जो हम चाह रहे हैं। अगर वो नहीं होता और इसी पोलराइज्ड एटमोस्फेयर में, इसी लड़ाई झगड़े में इलेक्शन हो भी जाते हैं, कल को जो हारेगा मानेगा नहीं। तो दोनों तरीके से अर्ली इलेक्शन सूट नहीं करते। तो आपको बतौर हुकूमत कहीं ना कहीं ये उम्मीद है कि आखिरी रिजॉर्ट के तौर पर पीटीआई पार्लियामेंट में वापस आएगी, और शायद इसीलिए स्पीकर साहब अभी तक होल्ड करके बैठे हैं उन इस्तीफों को? देखिए, मेरे ख्याल में इससे बेहतर इस वक्त कोई और ऑप्शन है नहीं। हाँ, पीटीआई अगर चाहे कि जिस तरीके से वो जलाओ घेराव की सियासत कर रही है और जो स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी जिसका मैं जिक्र कर रहा था वो उसको चला रही है, तो ठीक है, वो करके देख लें। वो उन्होंने करके देख लिया। अब देखिए ना, अब ये साल खत्म हो रहा है, 2023 शुरू होने में चंद दिन रह गए हैं इलेक्शंस में। यानी इस हुकूमत का अगस्त तक मैंडेट है, अगस्त तक, तो 8 महीने की बात है। उसमें से अब खान साहब ने खुद कह दिया कि जी अप्रैल मई में इलेक्शन होते देख रहा हूँ। ये जो अभी कुछ वो साफियों को मिले हैं, तो अप्रैल मई में तो इलेक्शन नजर नहीं आया, लेकिन अगर अप्रैल मई तक पहुंच गए तो अगस्त जो है तो तीन तीन महीने आ गए। तो बेस्ट ये है कि इसके बजाय कि ये इस तरह की जो है वो टू एंड फ्रो करें, ये अग्री करें कि देखिए 8 महीने, लेट्स फिक्स दिस इलेक्टोरल सिस्टम। क्योंकि अल्टीमेटली हमारी पाकिस्तान की ये सारी कहानी अगस्त तक तो नहीं है ना। हमने तो अब देखना है कि आगे हमें स्टेबिलिटी कैसे चाहिए। हमने अपना जावेद साहब अवैध साहब हमने देख लिया है कि जब इंस्टेबिलिटी होती है हाउ द कंट्री लूजेस। सो एज एज एवरी पाकिस्तानी वुड वांट के अब मुझे अगले 5 साल ऐसे ना मिले जैसे कि मुझे ये पिछले 5 साल मिले। रिगार्ड सो जो पीटीआई की थिंकिंग भी जो है वो अगले 3-4 महीने से आगे जाने की जरूरत है। एंड दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट कि इलेक्शन का, फौरी इलेक्शन का राग जो ये अलाप रहे हैं उसको थोड़ा बंद करें और सीरियस निगोशिएशन में एंटर करें। अच्छा, पिछले दिनों आपका एक इंटरव्यू जो है वो बड़ा खबरों की जीनत बना, जिसमें ये कहा गया कि जी फाद साहब ने कहा है कि परवेज इलाही पीडीएम के वजीर आला बन सकते हैं। फिर आपने उसको क्लैरिफाई भी किया। अब फर्ज करें कि पंजाब में जैसे अब ये इत्तेहादी हुकूमत पीटीआई की और काफ लीग की कह रही है कि जी अदालत का फैसला हो जाए तो हम असेंबली तोड़ देंगे। फर्ज करें कि ऐसा कुछ हो जाता है, तो क्या हुकूमत इलेक्शन के लिए तैयार है उसको कम्पीट करने के लिए कम से कम एक सूबे में, या फिर जो इन हाउस तब्दीली है पंजाब के अंदर परवेज इलाही नहीं तो कोई और कुछ इस किस्म का ऑप्शन भी टेबल पर है?
देखिए अवैस, अगर तो इलेक्शंस, असेंबली टूट जाती है और इलेक्शंस अनाउंस हो जाते हैं, जो कि 3 महीने में होने ही है, अगर अगर असेंबली टूटती है, तो जाहिर बात है फिर तो पीडीएम की तमाम जमातें वो इलेक्शन लड़ेंगी, उसमें तो कोई दो राय नहीं। और उस हवाले से जो भी तैयारी होनी है ऑन द ग्राउंड सियासी तौर पर, वो ऑलरेडी शुरू हो गई है। लेकिन गवर्नमेंट का ही मानना है, और मैं जाती तौर पर आपको बताऊं कि मैं एज अ पाकिस्तानी, मैं इस बात पे कन्विंस्ड हूं कि हमें अपने मुल्क और अपनी मुल्क की हालात को अगर बेहतर करना है, तो हमें पहले वो इस्लाहात करनी है जिनकी बुनियाद पर फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस हो। इलेक्शंस एज अ सोल्यूशन टू द करंट प्रॉब्लम कैन ओनली हैपन इफ एवरीबॉडी एग्रीज ऑन दैट। अभी वो पंजाब के असेंबली तोड़ देते हैं, चले ठीक है, जिद है जी, चले टूट, इलेक्शन टूट गई है, इलेक्शन हो जाएंगे, फिर क्या होगा? क्या उससे ये मसला हल हो जाएगा? क्या उसमें ये जो जो इस वक्त जो एक बहुत सारी जो एक डाइकोटमीज हैं हमारे सिस्टम में, क्या वो रिजॉल्व हो जाएंगी? क्या इलेक्शन कमीशन के रोल के ऊपर जो इतना ज्यादा शोर मचाया जा रहा है वो खामोशी हो जाएगी? और फिर उसके बाद जो एक अगली कॉम्प्लिकेशन आनी है, हालांकि वो आइन में उसका कोई इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, कि कुछ असेंबली, एक असेंबली का इलेक्शन पहले हो रहा है, बाकी असेंबली इसका बाद में हो रहा है, वो एक कॉम्प्लिकेशन। तो इन सारी चीजों को अवॉइड करने के लिए ये नीडलेस पेचीदगियां हैं जो जानकर पीटीआई वाले जो हैं वो इस सिस्टम में डाल रहे हैं ऑलरेडी, विच इज बर्डन बाय सो मेनी कॉन्ट्रोडिक्शन। तो बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो ये है कि जिद छोड़ें, आके बैठें, बात करें और इस तरह की इलेक्शंस की तैयारी करें जो सबको एक्सेप्टेबल हो। बिल्कुल सही। तो हम अपने पहले हिस्से के अख्ताम की तरफ बढ़ रहे हैं। आपने कुछ देर पहले जिक्र किया था इमरान खान साहब के बयानिए का और कैसे वो ख्वाहिश को खबर बना रहे हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि वो इसमें बहुत कामयाब हैं। वो रोजाना इंटरव्यूज दे रहे हैं, वो रोजाना सहाफियों से मिल रहे हैं, वो रोज कहीं ना कहीं खिताब करते हैं, हर तरफ ऐसे लगता है कि उनका बयानिया छाया हुआ है। आपको नहीं लगता, खास तौर पे जब आप मुशीर भी हैं वजीर आजम के स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन के लिए, कि हुकूमत शायद उसका तोड़ उतनी अच्छी तरह नहीं कर पाई, और इसकी वजह क्या है? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक हेड स्टार्ट लिया था, और उन्होंने तब शुरू किया जब दीगर जमातों ने नहीं किया था। बहरहाल उससे उनको फायदा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उससे ये भी हुआ है कि बाकी दीगर जमातों को यह अंदाजा हो गया है कि उन्होंने अपनी सोशल मीडिया की गेम को अप करना है, और वो शुरू हो गया है। मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में आपको नजर भी आना शुरू हो जाएगा कि बहुत हद तक बेहतरी आ रही है। खान साहब बयानियां बड़े जोर शोर से बनाते हैं, काम कम करते हैं, बयानिया पे ज्यादा जोर जो है रखते हैं। उनकी जो 3 साढ़े 3 साल की गवर्नमेंट थी उसमें हमें ये अंदाजा हो गया था। बहरहाल अब उनका जो ओरिजिनल बयानिया था वो तो, जिस तरह मैंने शुरू में कहा, मैं कन्विंस्ड हूं कि वो बयानिया पिट चुका है, क्योंकि ये साबित हो गया है कि अमेरिकी साजिश के तहत उनकी हुकूमत को नहीं निकाला गया था। ये तो क्लियर हो गया है, वो गलत बयानी थी, वो झूठ था, वो जो कुछ था। अब वो नया बयानिया क्या बना रहे हैं? रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या लोग रोजाना लोगों से मिलते हैं, लेकिन बात क्या कर रहे हैं? देखिए, एक तो है ना एक्शन कि जी आपने मिलना, लेकिन मिलकर आपने बात क्या करनी है? बात अब वो हर रोज अगर उनकी बात चेंज हो रही है, पहले कहते थे कि जी मैं असेंबली डिसॉल्व करने वाला हूं, फिर वो बात चेंज हो गई। फिर उन्होंने कहा जी मैं आपको तारीख दे रहा हूं 23 दिसंबर की, फिर वो चेंज हो गई। अब वो कहा जा रहा है कि नहीं, अब हम जो है वो सीट एडजस्टमेंट कर रहे हैं। तो यानी कि रोज के रोज अगर उनका बयानिया चेंज हो रहा है या उनकी उनकी जो टॉकिंग पॉइंट्स हैं वो चेंज हो रहे हैं, उससे मुझे ये नजर आ रहा है कि ही इज रन आउट ऑफ आइडियाज एंड इज ऑल्सो रन आउट ऑफ पोलिटिकल ऑप्शन। हाँ, उनकी अगर उनकी जो फॉलोइंग है वो अगर उनका साथ देती है, तो ठीक है, इलेक्शंस में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन अगेन वो तभी होगा जब सब ये अग्री करें कि जी इलेक्शन का जो रिजल्ट आएगा वो हम उसको मानेंगे। तो फाद साहब ये जी जावेद साहब। फाद साहब ये जो मिल रहे हैं आजकल जर्नलिस्टों से, तो एक चीज आपने शायद आपकी नजर से गुजरी हो, जो इम्प्रेशन आ रहा है कि थोड़ी सी टोन उनकी लो हो गई है। पहले उस तरह से वो जो सुल्तान राइज स्टाइल था वो अब नजर नहीं आता। आप क्या समझते हैं कि कोई नाअहली की तरफ तो नहीं वो कोई चीज देख रहे कि कहीं ऐसा मेरे लिए सामान क्रिएट किया जा रहा है कि नाअहली और नाअहल होना लीडरान का, इसे आप कैसे देखते देखिए जावेद साहब, पहली बात तो ये है कि खान साहब को ये नजर आ रहा है कि जो ऑब्जेक्टिव वो लेकर निकले थे अप्रैल ऑफ 2022 में, कि मैं इनको गिराऊंगा, इलेक्शन करवाऊंगा और उसके नतीजे में एक भारी अक्सरियत से वापस आऊंगा, ये उनका था बुनियादी ऑब्जेक्टिव। वो हो गया फेल, और वो ने खान साहब को यह एहसास हो गया है कि मेरा वो बेसिक ऑब्जेक्टिव हो गया है फेल। जब आपका बेसिक ऑब्जेक्टिव फेल हो जाए तो फिर आप कहते हैं कि अच्छा, अब मैं इस जो है वो एक बुरी सूरत हाल में से क्या सैल्वेज कर सकता हूं।
अब वो उस सैल्वेजिंग मिशन पे हैं कि मुझे कुछ मिल जाए, और वो शायद उन्हें कुछ मिल भी जाए अगर वो सही तरीके से अप्रोच करें, लेकिन अगर जो और जिद और जोर जबरदस्ती से जब उन्हें कुछ भी नहीं मिला तो अब मजीद आने वाले दिनों में तो उस तौर तरीके से नहीं मिलेगा। अच्छा, अब तो पहली चीज तो ये है कि उनकी जो पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग है, दैट हैज फेल्ड, बिकॉज उन्होंने जो रिपीटेडली पॉलिटिकल चॉइसेस की हैं पिछले 7 महीने में, उन चॉइसेस के नतीजे में उनको वो आउटकम्स नहीं मिली। तो इट वॉज बैड पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग, नंबर वन। नंबर टू, उनको ये भी नजर आ रहा है कि ये बैड पॉलिटिकल चॉइसेस से उन्होंने बहुत सारे अपने लिए दरवाजे बंद कर दिए, वो दरवाजे जो एक अच्छा सियासतदान खुला रखता। जब वो दरवाजे बंद हो गए हैं और लीगल उनके प्रॉब्लम्स बढ़ गए हैं, जिसका आपने जिक्र किया, चाहे वो तोशाखाना हो, चाहे वो फॉरेन फंडिंग हो, चाहे वो दीगर मामलात हो, वो सारे जो उनके कानूनी मसाइल हैं वो कोई गायब तो नहीं हुए, वो तो एक सिस्टम के जरिए आहिस्ता 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 वो अनफोल्ड हो रहे हैं, वो किसी वक्त भी निकल सकते हैं। तो खान साहब नाउ रियलाइजेस के ना उनको इलेक्शन मिला, ना उनको पॉलिटिकल रिलीफ मिला, ना उनके लीगल इश्यूज कहीं गए, और एंड में जो है वो अब जो है वो तमाम तरह उनकी सियासत का महवर अब ये बन गया है कि परवेज इलाही साहब को कैसे अपनी साइड पे रखना है। बिल्कुल सही। और इसके साथ ही हम जो पहला हिस्सा है गुफ्तगू का वो यहाँ ख़त्म करते हैं। हुकूमत का मौक़िफ़ और इमरान खान साहब की सियासत जो है उसके बारे में आपने फ़ाद साहब से सुना कि हुकूमत में रहकर ये इन चीज़ों को कैसे देख रहे हैं। अगले हिस्से में हम इनसे बात करेंगे इनके साथी करियर के बारे में, और वो वजूहात जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने वो छोड़ा क्यों और अब ये नया तजर्बा इनके लिए कैसा रह रहा है। आप नया दौर के प्लेटफॉर्म को और एएसएम टुडे के प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े रहें ताकि हम ऐसा कंटेंट आपके लिए लाते रहें और ऐसे मेहमानों से आपकी मुलाकात कराते रहें। जावेद साहब आपका और फाद साहब आपका शुक्रिया। दूसरे हिस्से में आपसे दोबारा मिलते हैं।